आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के मूलभूत एवं तात्कालिक कारक क्या थे, तो इसको जान लेते हैं। राजनीतिक कारक। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में अंग्रेजी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी इसी कारण अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। सेकेंड नंबर पर हो जाता है अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे मुसलमान तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए। थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान शौकत छोड़नी पड़ेगी। फोर्थ नंबर पर हो जाता है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर दी गई। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी व अवहेलना करती थी। ये प्रणाली भारतीयों को अत्यधिक खर्चीली, पेचीदा तथा अवधिपूर्ण यानी लंबी प्रक्रिया लगती थी। सेकंड जो कारक हो जाता है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाना चाहा था। वो अपनी मर्जी से उन्हें धर्म जबरदस्ती उनको धर्म स्वीकार करने के लिए कहते थे। जातिवाद की उपेक्षा। रेलवे तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीय ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना और पढ़ना धर्म में हस्तक्षेप समझा। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। सैनिकों को तो कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। उनके गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए। फोर्थ नंबर पर हो जाता है अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सैनिक कारक। भेदभाव नीति। सेना में भारतीय सूबेदार तथा वेतन नए यूरोपीय रंगरूट से भी कम था और भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर कम थे। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। रियासतों की सेना समाप्त कर दी गई। इससे अवध के सैनिक बेकार हो गए। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वरूप का दर्जा मिला तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशियों के समान ही हो। भाषा यानी भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन हो जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाता है विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विविधता में एकता से अभिप्राय। हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाओं, धर्मों तथा संप्रदायों के लोग निवास करते हैं जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा परंपराओं में अनेक विविधताएं हैं। इन विविधताओं पर प्रेम, त्याग एवं भाईचारा दिखाई पड़ता है। संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। भारतीय संविधान में इस विविधता में एकता रखने का संकल्प व्यक्त किया गया और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के एवं देश के पिछड़े, निर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई। विविधताओं के होते हुए भी संविधान के प्रावधान भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक रहे, अर्थात विविधताओं में एकता निहित है। क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत की स्थिति, विस्तार एवं महत्व को समझाइए। स्थिति। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से यह भूमध्य रेखा के उत्तर तथा देशांतरीय दृष्टि से ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर में 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश इसे लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंद्राकोल से लेकर दक्षिण कोर तमिलनाडु राज्य में अंतरद्वीप के निकट स्थित है। देश का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का एक पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में भुज जिले में कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि सुदूर पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का पूर्वी भाग है। आकार एवं विस्तार। भारत की जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां विशाल देश है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम ऊंचाई 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा
15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह भारत के अंग हैं। दोनों द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। को आंसर हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति का नया ढांचा, मुद्रास्फीति, नियोजन, वित्तीय संघवाद और बाहरी क्षेत्रों के बदलाव के साथ साथ जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते पिछले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। खाद्यान्न के प्राथमिक उत्पादों को उनकी उपज की उचित कीमत प्रदान करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है सारे देश में सरकारी नियंत्रण वाले केंद्रों तथा उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को रोजगार मिलना संभव नहीं यानी कि असंभव है। अशिक्षा भी बेरोजगारी का एक कारण है। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या की यानी मृत्यु दर कम है और जो जनसंख्या बढ़ रही है वो स्पीड में बढ़ रही है, प्लस जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आप रोजगार है वो नहीं उपलब्ध है, इसलिए ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। और एक कारण अशिक्षा का भी हो जाता है कि अपने देश में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर, क्योंकि लड़कियों के लिए यह कहा जाता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगी ही क्या, है ना। तो इस तरह से क्या, और जब देश को आगे बढ़ाना है तो जब लड़के और लड़कियां सभी शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी देश की उन्नति हो पाएगी। तो इस तरह से हो जाता है, ये कारण आपके महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं। भारत में आतंकवादी घटनाओं के 3 ज्वलंत उदाहरण दीजिए। मुंबई बम विस्फोट एवं ताज होटल कांड, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आक्रमण और गोधरा ट्रेन कांड, ये हो जाते हैं। गरीबी दूर करने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी दूर करने के लिए भारत में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी, गरीबी निवारक कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हो जाता है। क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 खनिजों के विवरण का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति की तरफ से जो हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वो प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल, पर्वत, खनिज तेल आदि हो जाते हैं। भारत में बॉक्साइट का वितरण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। भारत में मैग्नीज का वितरण ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। आप लोगों का यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सांप्रदायिकता 2018, जातिवाद, गरीबी, साक्षरता दर, आतंकवाद, अब देखिए ये 2018 में आया हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विविधता में एकता। तो समझ लेते हैं सांप्रदायिकता को। सबसे पहले सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोभावना है जो एक धर्म या संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के हेतु पाई जाती है और उसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव, संघर्ष पैदा हो जाता है। सांप्रदायिकता की भावना लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है। वास्तव में मानव की यह प्रवृत्ति उसे बर्बर समाज में प्रवेश कराती है। धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव पर लोकतंत्र आधारित होता है। हमारे देश में सांप्रदायिकता के कारण ही सामाजिक विकास बाधित होता है। जातिवाद, संसार के समस्त देशों में जातिवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप हुई है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, किंतु बाद में इसका आधार जन्म हो गया। आधार में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। लोग अपना जातिगत कार्य पूर्ण कौशल के साथ करते थे, जिससे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। स्वाधीनता के पश्चात जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता की भावना का समावेश हो गया, जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, गरीबी। गरीबी का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से भी गरीबों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीकी एवं कुछ एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, जिसके कारण वे अपनी आवश्यक जरूरतें भी नहीं जुटा पाते हैं। वे कुपोषण एवं अन्य बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। साक्षरता दर
साक्षरता दर कुल जनसंख्या में उस प्रतिशत को व्यक्त करती है जिसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे एवं सरल कथन को समझकर पढ़ तथा लिख सकते हैं। आतंकवाद, देश में आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय लक्ष्य भारत की प्रगति को रोकने, आर्थिक क्षति पहुंचाने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने एवं नागरिकों में भय एवं असुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु गोलाबारी, बंदूक, आत्मघाती हमले, सार्वजनिक बम विस्फोट आदि का प्रयोग करना है। देश के भीतर सार्वजनिक स्थल पर बम विस्फोट आंतरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में लगी आतंकवादी बाढ़ देश के भीतर अन्य प्रांतों में भी फैलती जा रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या आतंकवादी घटनाएं हैं। ब्रसेल्स में मानवीय मोदी के अनुसार आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। भारत विगत 40 वर्षों से आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु प्राप्त हो। इसके अंतर्गत दैनिक उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीद कर उसको उचित मूल्यों की दुकानों पर श्रृंखला द्वारा उपभोक्ता को उपलब्ध कराना है। सुधार के उपाय, वस्तुओं के उत्पादन, प्राप्ति और वितरण और संग्रह के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना, वस्तुओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करना। इस तरह से हो जाता है। थर्ड नंबर पर हो जाता है पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं के बफर स्टॉक का निर्माण करना। फोर्थ नंबर पर हो जाता है इस प्रणाली का विस्तार पिछड़े और दूरस्थ इलाके में करना। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है कार्य प्रणाली का उचित प्रकार से निरीक्षण करना। और सिक्स नंबर पर हो जाता है वितरण लागत को कम करने हेतु हर संभव प्रयास करना। अब देख लेते हैं सेवंथ नंबर, विविधता में एकता। भारत में कई भाषाओं, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग आपसी प्रेम एवं सौहार्द के साथ निवास करते हैं। अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश की भौगोलिक बनावट, जलवायु, खान पान, रहन सहन, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में विविध विशेषताओं का समावेश है। इन विषमताओं के होते हुए भी भारत में सदैव मौलिक एकता विद्यमान रही है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उपाय बताएं। राष्ट्रीय एकता एक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। राष्ट्रीय एकता एकीकरण करने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो देश के सभी निवासियों के में पारस्परिक बंधुत्व एवं राष्ट्र के प्रतिनिधियों का भाव उत्पन्न करके राष्ट्र को संगठित और सशक्त बनाती है। हमारा देश भारत एक ऐसा ही महान देश है जहां विविधता के बीच एकता की भावना दृष्टिगोचर होती है। सुझाव, संविधान द्वारा एक नागरिकता तथा राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है। सेकंड नंबर पर हो जाता है एक राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों के नाम लिखिए। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है? जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताएं। अनुसूचित जाति से आशय, अब इससे आशय क्या है इसको समझ लेते हैं। जो आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहे अथवा गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं। भारत में गरीब वह है जिसकी क्रय शक्ति कम है और जिसे भोजन में न्यूनतम निर्धारित ऊर्जा यानी कैलोरी की मात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रबड़ यानी टिप्पणी लिखिए रबड़ उत्पादन और तंबाकू उत्पादन पर। इस पे क्या करनी है? आपको टिप्पणी लिखनी है। देख लेते हैं रबड़ उत्पादन हेतु उच्च तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एक वर्ष के लिए 8 से 9 महीने वर्षा होने की जरूरत होती है। वातावरण में पर्याप्त कमी तथा चिकनी दोमट मिट्टी भी रबड़ उत्पादन हेतु जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि रबड़ उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो चिकनी दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। भारत में मुख्य रूप से केरल के पहाड़ी तथा तमिलनाडु के अन्नामलाई के पहाड़ी ढालों पर रबड़ की खेती की जाती है। उसके बाद आपका जो पॉइंट हो जाता है तंबाकू उत्पादन, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। भारत में तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट तथा सिगार बनाने तथा विविध रूपों में खाने हेतु किया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, समतल बालू भूमि व दोमट मिट्टी व पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा, मिट्टी का उल्लेख कीजिए। कपास रेशेदार और औद्योगिक फसल है। बोए गए क्षेत्रों के हिसाब से भारत कपास की खेती में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 10% कपास उत्पादन होता है। भौगोलिक दिशाएं देख लेते हैं। कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 69 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा एवं गहरी काली दोमट मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त है। उत्पादन क्षेत्र, अगर उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये उत्पादन क्षेत्र हो जाते हैं। भारत में चाय और कहवा के उत्पादन, वितरण एवं उपज की आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। चाय भारत की एक महत्वपूर्ण बागवानी तथा मुद्रादायिनी फसल है। भौगोलिक दशाएं, चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसकी पैदावार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। चाय हेतु 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। हल्के ढाल वाली भूमि चाय के बागानों हेतु सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र, असम इस राज्य में देश की लगभग 50% चाय का उत्पादन। पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल यह राज्य देश का 1/4 भाग चाय का उत्पादन करता है। दार्जिलिंग की चाय अपनी उत्तम किस्म की सुगंध व स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, यहाँ 13% चाय का उत्पादन होता है। नीलगिरी, पेरियार इत्यादि क्षेत्र चाय उत्पादन करते हैं। केरल, यहाँ 8% चाय का उत्पादन होता है। मालाबार, बालनंद चाय उत्पादन मुख्य जिले हो जाते हैं। कहवा कॉफी, भारत में कहवा की कृषि का प्रारंभ 1830 ईस्वी में। भारत विश्व के मात्र 3% कहवा का उत्पादन करता है। भौगोलिक दशाएं, कहवा के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा सुनिश्चित रूप से होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर हो जाता है ढालू भूमि होनी चाहिए। फोर्थ नंबर हो जाता है कहवा हेतु लोहा, चूना व जीवाश्म युक्त मिट्टी व लावा मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। कहवा उत्पादन क्षेत्र, कर्नाटक, कहवा के लगभग 4600 उद्योग है। 53% कहवा कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। केरल, यह देश 28% कहवा उत्पादन होता है। तमिलनाडु, नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, पेरियार कहवा उत्पादन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 4 कारण दीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण, कपास के रूप में उपलब्ध कच्चा माल, सूती निर्माण के लिए उपयुक्त आर्द्र नम जलवायु, रासायनिक पदार्थों की सुलभता, सुलभ रास्ते परिवहन के साधन ये हो जाते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के वर्ग, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के 3 वर्गों, यानी उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। किन किन वर्गों में बांटा गया है? फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग और थर्ड नंबर पर हो जाता है आपका हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। भारत में रसायन बनाने वाले 4 कारखानों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाते हैं यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, हर्डिलिया कंपनी और पीलियोलेफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत में किन्हीं 3 राज्यों के सूती वस्त्र का वर्णन कीजिए। तमिलनाडु इसमें फर्स्ट नंबर पे हो जाता है। तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। यहाँ की 215 मिलों में लगभग 42.2% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कोयम्बटूर यहाँ का मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु के सलीम, चेन्नई, रामनाथपुरम, तंजावुर, काकीनाडा, तंजौर, मदुरई आदि प्रमुख क्षेत्र है जहां सूती वस्त्रों का काम होता है। उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र है जहां सूती वस्त्र के 41 मिले हैं, इसलिए कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, यहां पर 45 मिले हैं। कोलकाता, परगना, हावड़ा तथा हुगली क्षेत्रों में कई मिले हैं। भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र पर प्रकाश डालिए। भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हो जाते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष 25 लाख टन स्टील इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात उत्पादन की है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। इसकी उत्पादन क्षमता 13 लाख टन कच्चा लोहा तथा 10 लाख टन इस्पात उत्पादन की है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, 1923 ईस्वी में इस कारखाने की स्थापना अमेरिकी सहयोग से कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। उत्पादन क्षमता 1 लाख टन कच्चा लोहा तथा 2 लाख टन इस्पात की है। वायुमंडलीय प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार बताएं। वातावरण का दूषित गंदा होना ही प्रदूषण है। वातावरण के समस्त घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है और वातावरण के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। यही प्रदूषण है। प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: वायु, जल, स्थल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है।
प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये हो जाते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो अथवा इस तरह का आप आंसर इसी तरह से लिखेंगे। वायु प्रदूषण, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें समस्त गैसों का निश्चित अनुपात है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सरल शब्दों में ये कहा जाता है कि वायु का प्रदूषण होना वायु प्रदूषण है। वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण: वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: जीवाश्म ईंधनों, खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। स्वचालित वाहनों तथा मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड हाइड्रोकार्बन आदि पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। चिमनियों, शुगर आदि मिलों से निकलने वाले धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। घरेलू कूड़ा करकट आदि को सड़कों पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण पैदा होता है। एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उत्सर्जित होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जब कल कारखानों, घरों, खेतों यानी यहाँ पे जब कल कारखानों, घरों, खेतों का कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं तो धूल बनती है। ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव: वायु प्रदूषण का प्रमुख दुष्प्रभाव नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस कहा जाता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग: ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में इन गैसों की एक परत है जो पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है तथा पुनः पृथ्वी पर भेज देती है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण: ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग: वैश्विक तापमान से अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी जिससे कई शहर डूब सकते हैं। धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर, विशेषकर फेफड़ों पर ग्रीन हाउस का दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाला सीसा तंत्रिका तंत्र के कई रोग उत्पन्न करता है। 4 नंबर पर हो जाता है वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़े में सूजन भी उत्पन्न होती है। जिस समय फेफड़े को उत्तेजित करने वाला कोई पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़ों तक पहुंचता है वहां श्लेष्मा का स्राव अधिक होने लगता है जिसके कारण श्वास नलियां बंद हो जाती है और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। औद्योगिक स्थानों की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषकों में प्रमुख स्थान है। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तत्काल जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाती है। सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती की कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है 6 नंबर पर ओजोन तथा पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोनों ही पौधों हेतु अत्यंत हानिकारक हैं। पैन प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश क्रम के चलने में बाधा पहुंचाता है और ओजोन प्राणियों में श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से श्वासनारोध तथा सिर दर्द एवं आंखों में जलन होने लगती है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। जल के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती हैं और वर्षा के जल से मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। ताजमहल की चमक दिन प्रतिदिन धूमिल होना अम्ल वर्षा का ही प्रभाव है। अम्ल वर्षा फसलों, जलीय जंतुओं, पौधों व भवनों हेतु हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण, इसको देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वायु को शुद्ध रखती है। स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जा सकता है। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक संपरिवर्तक के प्रयोग द्वारा भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैसों को उत्प्रेरक संपरिवर्तन में रखे विषमांगी उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है जिससे अति हानिकारक गैसें एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंचते हैं। घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए और कम से कम प्रयोग में लाया जाए। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने हेतु किया जाए। जल प्रदूषण,
जल सभी जीवों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जल ही जीवन है, जो जल पीने योग्य नहीं है वो प्रदूषित जल है। जल का प्रदूषण होना ही जल प्रदूषण है। जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हो जाते हैं घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट, धूल आदि को जलाशयों में डाल देते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषित होता है। पशुओं को तालाब, पोखरों आदि में नहलाने से जल प्रदूषण होता है। नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकला मल मूत्र प्राय जल नदी, बड़े तालाबों या झीलों में डाल दिया जाता है, इसे वाहित मल कहा जाता है, इसे जल प्रदूषण होता है। प्रायः किसान अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों, जीवाणुओं, कवकों आदि से बचाने हेतु कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। साथ ही साथ खरपतवार को नष्ट करने हेतु खरपतवारनाशी पदार्थ जैसे 2,4-D आदि का प्रयोग करते हैं, इससे भी जल समुद्र में तेल द्वारा प्रदूषण होता है। इसके अनेक कारण हैं, जहाजों से तेल, रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि हो जाते हैं। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का निम्नलिखित दुष्प्रभाव होता है। जल प्रदूषण से मनुष्यों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पारे की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने से मर गए, इसे मिनीमाटा रोग कहा जाता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। समुद्र में तेल, जनरेटर का यानी जनरेटरों या जहाजों आदि का जल प्रदूषण का कारण है। तेल में उपस्थित नेफ्थलीन व मिथाइल नेफ्थलीन के कारण कॉड तथा पोलक मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल से पुष्पों व जलीय पौधों की वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। फसलों को बचाने तथा अधिक पैदावार हेतु किसी कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी तथा अन्य क्लोरीन प्रयुक्त पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। वाहित मल को तालाबों में नहीं डालना चाहिए। कूड़े करकट को जलाशय में नहीं बहाना चाहिए। घरेलू अपमार्जक को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थों, खरपतवारनाशी पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करना चाहिए जिससे जल प्रदूषण होता है। पशुओं को तालाबों तथा पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए। मृदा प्रदूषण को समझ लेते हैं। मृदा प्रदूषण, हालांकि ये देखिए काफी लैंदी है, लेकिन आप जरूरी नहीं कि पहली बात तो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, है ना, उसमें आप उतना ही लिखें जितना इनफ है। लेकिन देखिए पढ़िए आप सब कुछ, लेकिन एग्जाम में जिस तरह से टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मृदा प्रदूषण, भू प्रदूषण। भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती है। मृदा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है मृदा प्रदूषण कहलाता है। लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों की जरूरत भी बढ़ रही है। किसान भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक एवं खरपतवारनाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे पैदावार तो अच्छी होती जाती है परंतु मृदा एवं लाभप्रद जीवाणुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निरंतर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से एक समय ऐसा भी आ सकता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाए। मृदा को बचाने तथा उपजाऊ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि किसान अधिक जैविक खादों का प्रयोग करे। साथ ही यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फॉर्म कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें। वर्मी फॉर्म कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देख लेते हैं एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन या मिड डे मील मीनू का विवरण दीजिए। इसको समझ लेते हैं। दिन और मीनू। सोमवार रोटी सोयाबीन दाल की बड़ी युक्त सब्जी। मंगलवार चावल दाल। बुधवार दूध एवं तहरी। बृहस्पतिवार रोटी दाल। शुक्रवार तहरी। शनिवार चावल सोयाबीन युक्त सब्जी। दिनांक 24 जून 2015 से सरकार द्वारा मीनू से कड़ी चावल या खीर को हटाकर 200 ml दूध या कोफ्ता चावल की व्यवस्था की गई। यह दूध बच्चों को उबला हुआ देना है। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रतिदिन 450 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। अद्यतन संशोधन बुधवार को एमडीएम में अब बच्चों की तहरी तथा दूध दिया जाएगा। प्राथमिक स्तरों के बच्चों को 150 ml उबला दूध तथा उच्च प्राथमिक बच्चों स्तर के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के लिए कन्वर्जन कॉस्ट पैसा प्राथमिक हेतु पहले प्रति छात्र 3.76 दिया जाता था परंतु अब 3.86 हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों है तो कन्वर्जन कॉस्ट पहले 4.54 तथा अब प्रति छात्र 5.78 हो गया। एमडीएम बनाने हेतु विद्यालय में रसोइयों की नियुक्ति की गई है। शर्त यह है कि वही रसोइया भोजन बनाएंगे जिसमें पाल इस स्कूल में पढ़ते होंगे। रसोइयों की प्रतिमाह 1,000 रुपये
मानदेय दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य परिचय दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशंस ऑफ का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने हेतु बड़े राष्ट्रीयों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बाल्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है तथा उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है दो जैतून की वक्राकार रेखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उसके मध्य विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषाएं दो हैं, अंग्रेजी। फ्रांस नीदरलैंड में हैग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अलावा सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाला संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या आयोग जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यातायात आयोग यातायात के नियमों सहित अनावश्यक तथ्य को दुर्घटना से बचाते हैं वे राष्ट्र को बताता है। आवश्यकता पड़ने पर एक राष्ट्र को जो भी दैनिक जीवन हेतु आवश्यक है ऐसी वस्तुओं की सहायता प्रदान करने हेतु प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयासरत है। क्वेश्चन हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत में शांति प्रयास पर टिप्पणी लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एक कार्यपालिका है जिसकी जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। इसी कारण सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत में ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने हेतु समय समय पर मार्गदर्शन देता है और हमेशा भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे ऐसा प्रयास करता है। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट देती हैं कि भारत में इस हिस्से पर आतंकी हमला हो सकता है, जिससे उस हिस्से की जिम्मेदारी भारत के रक्षा मंत्रालय के विभिन्न घटकों को दी जाती है। अधिकांश रूप से आतंकवादी संगठनों की साजिश को सुरक्षा एजेंसियां नाकाम कर देती हैं। क्वेश्चन हो जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वृद्धि दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। तो आपका हो जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या या भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसी कारण इसे मानव भूमि अनुपात भी कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व भारत में अधिकांश जनसंख्या के कारण भूमि पर अधिक दबाव है। यहाँ विश्व के 2.42% क्षेत्रफल पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण जनसंख्या घनत्व में भी विभिन्नता पाई जाती है। 1991 में भारत में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। जनसंख्या वृद्धि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण नीति दिए जा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसी कारण भारत में कम उम्र के लड़के लड़कियां भी बच्चे पैदा करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। वर्तमान में भारत की जन्म दर 19.3 व्यक्ति प्रति हजार है। मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर जीवन यापन करने के पश्चात मृत्यु प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों से है। सन 1921 ईस्वी में मृत्यु दर 47.3 प्रति हजार थी, जो वर्तमान में घटकर 7 प्रति हजार रह गई। अशिक्षा भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, जो बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं, इसलिए कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। विवाह की अनिवार्यता भारत में कुछ लोग अपने बच्चों की शादी कम उम्र में भी कर देते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करके कम उम्र में बच्चों की शादी ना करें। युवाओं को एवं संबंधित शिक्षा देकर परिवार का राष्ट्रीय मानदंड 2 बच्चों का होना चाहिए, जिसका सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए। निर्धन व्यक्तियों को दवाइयों में इंजेक्शन निःशुल्क देना, देश की कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके। क्वेश्चन है लिंगानुपात किसे कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। स्त्री पुरुष के मध्य जनसंख्या अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में स्त्री पुरुष के अनुपात में असंतुलन अधिक है, जबकि विकसित देशों में स्त्री पुरुष के अनुपात में संतुलन होता है। विकासशील देश यानी जो विकास के लिए तत्पर है, लेकिन विकसित देश जो विकास कर चुके हैं वहां की बात, ठीक है ना। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में असंतुलन को दूर करने हेतु स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष लिंगानुपात 940 है। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य लिखिए।
रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य हैं। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। स्वामी जी ने देश के नौजवानों में देश पर गर्व करने की विचारधारा उत्पन्न की। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की। जनता की दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: स्थिति और उच्चावच, पवनों की दिशा, समुद्री दशा, भूमध्य रेखा से दूरी। स्थिति और उच्चावच कर्क रेखा को दो भागों में विभक्त करती है। भारत का विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जो शीत ऋतु में ऊपर की ओर से आने वाली शीत हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा के मध्य में पड़ता है, जिससे भारत के दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पवनों की दिशा: भारत में यदि मौसम हवा न बहती तो संपूर्ण भारत मरुस्थल में बदल जाता। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण वायुदाब पेटी में स्थायी पवनें चलती हैं जो निम्नवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इन्हें उत्तर पृथ्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। समुद्री दशा: भारत के दक्षिणी भाग में तीनों ओर समुद्र है जो दक्षिणी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र के निकट स्थित भागों में दैनिक और वार्षिक तापांतर कम रहता है। इन भागों में जलवायु सम रहती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही सर्दी और गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा से दूरी: भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा स्थित है जिससे भारत के दक्षिण में भयंकर गर्मी। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मैग्नीज के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत में मैग्नीज के विभिन्न प्रमुख क्षेत्र हैं। ओडिशा: भारत के 1/3 भाग का मैग्नीज ओडिशा में पाया जाता है। यहाँ देश का 40% संचित भंडार है। सुंदरगढ़, कोरापुट तथा बोलनगिरी जिले में मैग्नीज अयस्क का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, इंदौर, मंडला आदि जिलों में मैग्नीज का उत्पादन बहुतायत से होता है। छत्तीसगढ़, बस्तर एवं बिलासपुर में मैग्नीज उत्पादन होता है। कर्नाटक, यहाँ पर देश का 11.9% मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। बेल्लारी, धारवाड़, बेलगांव, शिमोगा आदि प्रमुख मैग्नीज क्षेत्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में मैग्नीज उत्पादन में ये चौथे स्थान पर है। नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी इत्यादि हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में 5वां स्थान है। अभ्रक का क्या महत्व है? अभ्रक के 2 उपयोग लिखिए। अभ्रक का महत्व: विश्व के अभ्रक उत्पादन देशों में भारत का प्रथम स्थान है। अभ्रक एक उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग ताप एवं विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में बहुतायत से होता है। अभ्रक के उपयोग 2: रबड़ व प्लास्टिक उद्योग में, वार्निश व पेंट बनाने एवं सैन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है? बॉक्साइट की उपयोगिता को जान लेते हैं। इसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तेल साफ करने, सीमेंट एवं रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? संक्षेप में लिखिए। लौह अयस्क के प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट आदि हो जाते हैं। भारत में विश्व के 20% लौह भंडार संचित है। कुल संचित भंडारों में लगभग 2/3 उत्तम किस्म का हेमेटाइट, 1/4 मैग्नेटाइट एवं शेष अन्य किस्मों का लौह अयस्क है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र: गोवा यह भारत का प्रमुख लोहा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस राज्य को देश में 7वां स्थान प्राप्त है। राजहरा पहाड़ियों बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जबलपुर, मंडला एवं बालाघाट में पाया जाता है। कर्नाटक भारत में लौह अयस्क उत्पादन में इस राज्य का दूसरा स्थान है। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन जिले बेल्लारी, होसपेट, केमानगुंडी तथा चिंकमंगलूर है। बिहार एवं झारखंड, यहां अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किस्म का है। सिंहभूम जिले में ओआमंडी, गुआ, सासगुड़ा, बुदाबुड, नोरगुरु ये हो जाते हैं। ओडिशा इस राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों में भारत में प्रथम स्थान हो गया है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर। महाराष्ट्र देश का लगभग 7% लौह अयस्क महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। चंद्रपुर, लोहारा, रत्नागिरी, पीपलगांव ये हो जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन एक मुस्लिम आंदोलन था। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में जागृति पैदा करने हेतु चलाया था। उस समय मुसलमान काफी उकड़े हुए थे। वे अरबी और फारसी को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा की शिक्षा प्राप्त करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वे सरकारी नौकरियों से वंचित थे। ऐसी स्थिति में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ऊंचा उठाने का निश्चय किया। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। 1885 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय ने मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि बढ़ाई। भारतीय नवजागरण के 4 प्रभाव लिखिए।
भारतीय नवजागरण के 4 प्रभाव देख लेते हैं। नवजागरण सुप्त निर्बल भारतीय समाज एवं राष्ट्र के लिए मृत संजीवनी सिद्ध हुआ। नवजागरण ने भारतीय जीवन पद्धति एवं परिवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया था। नवजागरण से भारतीय समाज पर निम्नलिखित 4 प्रभाव पड़े। फर्स्ट हो जाता है तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सेकेंड हो जाता है बाह्य आडंबरों अंधविश्वासों में कमी लाना। थर्ड हो जाता है सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करना। और 4 हो जाता है राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य लिखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्यों में देख लेते प्रारंभ में हिंदू धर्म दर्शन कर्मकांड और पूजा पद्धति का पुनरुत्थान कर भारतीयों के हृदय में स्वाभिमान की भावना दया शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर 1916 में यही कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु यानी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में वे कांग्रेस के अध्यक्षता भी चुनी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, उनके प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी वैदिक परंपरा के पक्षधर थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी चर्चित रचना है। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता आडंबर अंधविश्वास एवं पाखंड आदि को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा बहुदेववाद अवतारवाद पशु बलि श्रद्धा जंत्र मंत्र तथा तंत्र को स्वीकार नहीं करते थे, अपितु वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आजीवन प्रयासरत रहे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, भारतीयों ने उसका विरोध कैसे व्यक्त किया। दिसंबर 1898 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का नया वायसराय बनकर आया। कर्जन ने अपने कार्यालय में कई अत्यंत अलोकप्रिय कार्य किए जिसमें ब्रिटिश राज के प्रति जनसाधारण का विरोध तेज हुआ। उसका सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन था। प्रशासनिक सुविधा का कारण बताकर कर्जन ने सन 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित करने का कार्य किया। वास्तव में बंगाल राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने हेतु बंगाल को 2 भागों में विभक्त करने की योजना बनाई थी, जिसमें एक भाग पूर्वी प्रांत मुस्लिम बहुल क्षेत्र तथा दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र का था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस ने शोक दिवस मनाया। स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही नरेंद्रनाथ दत्त प्रत्येक बात को तर्क के आधार पर समझकर ही स्वीकार करते थे। छात्र जीवन में पश्चिमी विचारधारा के अग्रदूत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने पर उनकी विचारधारा परिवर्तित हो गई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सत्य अथवा ईश्वर को जानने का सच्चा मार्ग अनुरागपूर्ण साधना ही है। अपनी इसी विचारधारा के कारण वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य बन गए थे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में अपने विचारों एवं सिद्धांतों को व्यक्त किया, जिसका वहां उपस्थित सभी धर्मों के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदू धर्म अति महान है क्योंकि यह सभी धर्मों की अच्छाइयों को समान रूप से स्वीकार करता है। उन्होंने अमेरिकन लोगों की नीति की आलोचना करते हुए लिखा कि आप लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु तो भारत में असीम धन व्यय कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने हेतु कुछ नहीं कर सकते। भारत में धर्म का अभाव नहीं, धन का अभाव है। भारत लौटकर उन्होंने देश के कोने कोने में घूम घूम कर अपने विचारों के माध्यम से शिक्षित अशिक्षित गरीब अमीर ऊंच नीच समस्त वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। 14 जुलाई 1902 ईस्वी में भारत के इस महान दार्शनिक एवं चिंतक का निधन मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा उसके माध्यम से उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की बहुत सेवा की। इसने देश एवं विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इसने शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवता की सेवा करना, विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश देना तथा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में नव जागरण के किन्हीं 2 कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा नव जागरण के राजनीति
एवं सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी में नवजागरण के निम्नलिखित कारण थे। पाश्चात्य साहित्य। नवजागरण के विकास में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाश्चात्य विचारों की समानता और स्वतंत्रता के विचारों से ओतप्रोत रचनाओं के अध्ययन से भारतीय युवकों में अपने देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की उग्र भावना जागृत हुई। भारतीयों का आर्थिक शोषण। नवजागरण का दूसरा प्रमुख कारण अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति थी। अंग्रेजी सरकार ने ऐसी व्यापारिक नीति अपनाई कि भारत के समस्त कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। वे अपनी स्वाधीनता हेतु प्रयत्नशील हो गए। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र पर निम्न प्रभाव पड़ा। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बाल प्रथा यानी बलि प्रथा। यहाँ पे बलि प्रथा से संबंधित कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसके द्वारा उक्त बुराइयों पर रोक लगाई जा सके। सेकेंड हो जाता है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाए गए। इसका स्पष्ट प्रभाव विधवाओं विशेषकर युवा विधवाओं के जीवन पर पड़ा। उपर्युक्त आंदोलनों का छुआछूत एवं अन्य भेदभावपूर्ण विचारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम का सूत्रपात किया गया। इसके अंतर्गत बाल विवाह जैसी कृतियों के प्रचलन में काफी कमी आई। राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र पर सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव निम्नवत हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था। उपर्युक्त सामाजिक सुधारों से जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। उक्त आंदोलन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलाए गए, लेकिन उनके उद्देश्यों में अत्यधिक समानता होने के कारण इन आंदोलनों ने संपूर्ण भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक एकता के सूत्र में बांध दिया। सामाजिक सुधार में उन नायकों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में एकता का शंखनाद किया जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक हुआ। ये आपका हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य 3 असमानताएं तथा 2 समानताएं लिखे। मतलब जो असमानताएं थी जिसमें मेल नहीं खा रहा था वो आपको 3 बताने हैं और 2 जो समानताएं हैं जो सेम है वो बताने हैं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में के मध्य 3 असमानताएं। आर्य समाज वेद पर बल देता है जबकि ब्रह्म समाज सभी धर्म ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति देता है। ब्रह्म समाज पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देता है जबकि आर्य समाज भारतीय शिक्षा का पक्षधर है। आर्य समाज हिंदू धर्म को प्रश्रय देता है जबकि ब्रह्म समाज में ऐसा नहीं है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में 2 समानताएं। समानताएं क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों जाति प्रथा के विरोधी थे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। श्रीमती एनी बेसेंट के जीवन वृत्त एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। वो 1893 ईस्वी में भारत आई थी। वो भारत आकर थियोसोफिकल आंदोलन की नेता बनी। शुरू में उन्होंने अपनी शक्ति हिंदू धर्म दर्शन, कर्मकांड तथा पूजा पद्धति के पुनरुत्थान में लगाई। कुछ कर्मकांडी भारतीयों ने भारत में उनके इस कार्य का विरोध किया किंतु शिक्षित भारतीयों ने इसका स्वागत किया। एनी बेसेंट ने भारत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में संस्था को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया। सोसाइटी का मुख्य कार्यालय अडियार ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया। एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग का संगठन किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुना गया यानी अध्यक्षा चुना गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। मुस्लिम सुधार आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालें। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए निम्न 4 प्रमुख आंदोलन चलाए गए। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और वहाबी आंदोलन। ये हो जाते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलनों की उपलब्धियां या महत्व। इन मुस्लिम आंदोलनों की उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। उनके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार थे। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत की। उन्होंने देश के सभी धर्मीय व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना का विकास करने का संदेश दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज को अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। देवबंद आंदोलन। ये आंदोलन कुछ मुस्लिम विद्वानों उलेमाओं के द्वारा संचालित किया गया था। इन मुस्लिम विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मुस्लिम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की गई। देवबंद में अंतरराष्ट्रीय दारुल उलूम की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में इस्लाम साहित्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय मिर्जा गुलाम अहमद को प्राप्त है। उन्होंने 1899 ईस्वी में इस आंदोलन के माध्यम से निम्नलिखित कार्य किए। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं इस्लाम को मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत किया। सेकंड हो जाता है आधुनिक शिक्षा हेतु अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली गई। थर्ड नंबर पर हो जाता है मुस्लिम जनता में सामाजिक चेतना उत्पन्न की। वहाबी आंदोलन को देख लेते हैं। भारत का वहाबी आंदोलन अरब के वहाबी आंदोलन से प्रभावित था। भारत में इसका प्रचार सैयद अहमद बरेलवी 1787 ईस्वी ने किया था। इस आंदोलन ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और भारत में एक बार फिर से इस्लाम शासन की स्थापना हेतु लोगों को प्रेरित किया। इस आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे।
इस्लाम धर्म का प्रचार एवं मुस्लिम समाज में सुधार करना। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोग इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए और बहुतों ने इस धर्म को अंगीकार भी किया। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन हो जाता है 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? क्या इसे भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कहा जा सकता है, अथवा 1857 की क्रांति साधारणतः एक सैनिक क्रांति थी? स्पष्ट कीजिए। 1857 ईस्वी में अंग्रेज शासकों की अत्याचारपूर्ण एवं दमनकारी नीति के विरुद्ध भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता हेतु एक सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 का महाविद्रोह, 1857 ईस्वी की क्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम एवं सैनिक विद्रोह आदि कई नामों से पुकारा जाता है। स्वाधीनता संग्राम के स्वरूप के संबंध में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत इस प्रकार है। यह सैनिक विद्रोह था। जो विद्वान इसे सैनिक विद्रोह स्वीकार करते हैं उनके तर्क कुछ इस प्रकार है। इस क्रांति को राजाओं सामान्य जनता का सहयोग मिला था, क्योंकि वह केवल असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था। यह क्रांति किसी संगठित योजना का परिणाम नहीं था। भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से बहुत अधिक असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारक कारतूस वाली घटना थी, इसका किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं था। सेकंड नंबर पर हो जाता है यह पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में जनसाधारण में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष पूर्व से ही विद्यमान था। उसे केवल किसी अनुकूल अवसर की तलाश थी, जिसको 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह ने दे दिया था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के 4 प्रमुख कारण बताएं, अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। यह आपका 2021 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण है स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में भारतीय संग्राम एक महान प्रयास था, यद्यपि संग्राम सफल ना हो सका। इसकी असफलता के कारणों का विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है। समय से पूर्व विद्रोह होना, सैनिक सामग्री का अभाव होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, अंग्रेजों की विकसित संचार व्यवस्था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख कारण बताएं। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा 1857 ईस्वी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण सबसे पहले जान लेते हैं। राजनीतिक कारण में हो जाता है लॉर्ड डलहौजी की समाजवादी नीति। इसको देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी। उसने गोद निषेध के सिद्धांत के तहत एक युद्ध द्वारा अनेक राज्यों को बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इससे देशी राजाओं में अत्यधिक असंतोष पैदा हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तत्पर हो गए। मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक अंग्रेज थे, इसलिए वे भारतीयों का सम्मान नहीं करते थे। उनके कुशासन के कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। आर्थिक कारण, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। भारतीय उद्योग धंधों के नष्ट होने से लोगों की हालत खराब हो गई थी। कृषकों का शोषण, अंग्रेजों ने किसानों का विभिन्न तरीकों से शोषण करना शुरू कर दिया था। धन का विदेश जाना, अंग्रेजों ने भारतीय धन को विदेशों में भेजना प्रारंभ कर दिया था। धार्मिक कारण, हिंदू और मुस्लिम धर्मों का निरादर, अंग्रेजों ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों का निरादर करना शुरू कर दिया था। ईसाई धर्मावलंबियों को विशेष सुविधाएं, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था उन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की गई। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार, पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तथा प्रचार किया गया। सामाजिक कारण, भारत में सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जनता से दुर्व्यवहार किया गया। सैनिक कारण, कंपनी की भेदभावपूर्ण नीति, कंपनी ने भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अफगान और कीनिया युद्धों का प्रभाव, अफगान तथा कीनिया युद्धों के द्वारा कीनियो युद्धों का प्रभाव भी लोगों पर पड़ा था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, गाय की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग पर भारतीय सैनिकों ने विरोध किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज के योगदान पर प्रकाश डाले, अथवा ब्रह्म समाज द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, अथवा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, उन्होंने नवजागरण के लिए क्या प्रयास किए। देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए थे। समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान निम्न है। सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार पर बल, प्रथा प्रथा का विरोध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ये हो जाते। जीवन व्रत, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
वे बचपन से ही बड़े मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने बंगला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, यूनानी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वेद एवं पुराण के वे समान रूप से उद्धरण प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार वे धर्मों के ज्ञान कोश थे। उनकी साहित्य साधना भी अपूर्व थी। बंगला, फारसी, हिंदू हिंदू अंग्रेजी आदि समस्त भाषाओं, यहाँ पे हिंदी हो जाती है, उर्दू, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि समस्त भाषाओं में उन्होंने साहित्य की रचना की थी। उनके अंग्रेजों के महिलाओं के प्राचीन अधिकारों के नवीन अपहरण पर संक्षिप्त विचार तथा बंगला में पूर्वजों की सम्मति में हिंदुओं के उत्तराधिकार नामक निबंध अत्यंत प्रसिद्ध हुए। बंगला भाषा में उन्होंने साहित्य, पोथी, व्याकरण, ज्योतिष, गणित आदि पर भी कई ग्रंथ लिखे। केन तथा कठ उपनिषद का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। बंगाल के नवाबों ने इसके परिवार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों को राम राय की उपाधि दी थी, जिसका संक्षिप्त रूप राय चलता रहा। 1830 ईस्वी में दिल्ली के शक्तिहीन बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित कर अपने कार्य पेंशन के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के सम्राट के पास लंदन भेजा। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पे हो जाता है, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ ने इन्हें समुचित सम्मान दिया। बाद में जॉर्ज चतुर्थ के राज्याभिषेक के अवसर पर भी वे वहां उपस्थित थे। अंत में इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल नामक नगर में केवल 9 दिन की बीमारी के बाद 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। राजा राममोहन राय के कार्य, सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कार्य किया था। राजा राममोहन राय नारियों की हीन दशा को दूर कर उन्हें उपयुक्त सम्मान और मर्यादा देना चाहते थे। वे स्त्रियों के अधिकारों के पक्षधर थे और चाहते थे कि स्त्रियां सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उनके इन विचारों से नारी जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। नवीन शिक्षा की हिमायती। शिक्षा किसी भी देश की प्रगति की आधारशिला होती है। राजा राममोहन राय चाहते थे कि भारतीय में शिक्षा का आधिकारिक प्रचार हो, पर वे शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा में वे नई प्रणाली और नए परिवर्तन के हिमायती थे। उनका मत था कि शिक्षा प्रणाली का परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वे गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन चाहते थे। वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे और वे कहते थे कि भारत की उन्नति हेतु अंग्रेजी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने व्यय से एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कलकत्ता यानी कोलकाता में वह पहला स्कूल था जिसका व्यय पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया जा गया था। 1822 से 23 ईस्वी में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इस प्रकार वे पहले प्रभावशाली भारतीय थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को अपनाने हेतु प्रेरित किया और उस दिशा में सक्रिय योगदान दिया था। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रथम समर्थक। समाचार पत्रों का नई चेतना के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाचार पत्रों का भली भांति प्रकाशन हो और उसमें स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जा सके, इसके लिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का शंखनाद किया था। उन्होंने उस समय के बंगाल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हेतु सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डाले। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ईश्वर आजन्मा तथा संपूर्ण संसार का नियंता है। व्यक्ति को आचरण तथा चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। आर्य समाज के 4 सिद्धांत बताएं। आर्य समाज के, देखिए, आर्य समाज पर टिप्पणी लिखें या आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करें। आर्य समाज के 4 सिद्धांत हो जाते हैं। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, आजन्मा, सर्वव्यापक, अजर, अमर, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी चाहिए। वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 है। यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, आप इसमें करेक्शन कर लेंगे। वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन पतनोन्मुख भारतीय समाज के उन्नयन हेतु की थी। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज के कार्य सेवाएं। आर्य समाज ने स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु बहुत से समाज सुधार के कार्यों का संपादन किया था। इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति समान अधिकार देने जाने की वकालत की। स्वामी जी के आर्थिक विचारों से स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्रों में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनके इन विचारों के कारण उनके समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान हेतु भी आंदोलन चलाया तथा भारत में जगह जगह दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, इसके 4 कारण बताएं तथा असफलता के क्या कारण थे बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज। असफलता के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना अधिक शक्ति, आंदोलन के संगठन में कमियां। बंगाल बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तिलक केसरी व मराठा पत्रों के संपादक भी थे। सन 1896 ईस्वी के अकाल में उन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी। 1908 ईस्वी में उन्होंने पुनः जेल की सजा दी गई। 1914 ईस्वी में जब वो जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधन बताए: स्वदेशी भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।